जय हिंद साथियों। शिवा एजुकेशनल एकेडमी झांसी में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं कक्षा 6 की ओल्ड एनसीईआरटी पॉलिटिकल साइंस। इसमें आज हमारा चैप्टर है 7 ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरा चैनल लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आइए देखते हैं। पहले पार्ट में हमने अपने जीवन में मौजूद अनेक तरह की विविधताओं पर नज़र डाली। हमने इस पर भी विचार किया कि अलग अलग क्षेत्रों में रहने से वहाँ के लोगों के काम धंधे पर कैसे असर पड़ता है। वहाँ पर पाए जाने वाले पेड़ पौधे, वहाँ की फसलें या दूसरी चीज़ें किस तरह उनके लिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं। इस पार्ट में हम यह देखेंगे कि गाँव में लोग किन विभिन्न तरीक़ों से अपनी आजीविका चलाते हैं। पहले दो पाठों की तरह यहाँ पर भी हम इसकी पड़ताल करेंगे कि क्या लोगों के पास आजीविका चलाने के समान अवसर उपलब्ध हैं या नहीं। उनके जीवन की परिस्थितियाँ एक दूसरे से कितनी मिलती जुलती हैं और वे किन समस्याओं का सामना करते हैं, इसे भी हम देखेंगे। कलपट्टू गांव तमिलनाडु में समुद्र तट के पास एक गांव है कलपट्टू। यहाँ लोग कई तरह के काम करते हैं। दूसरे गांवों की तरह यहाँ भी खेती के अलावा कई काम होते हैं, जैसे टोकरी, बर्तन, घड़े, ईंट, बैलगाड़ी इत्यादि बनाना। कलपट्टू में कुछ लोग नर्स, शिक्षक, धोबी, बुनकर, नाई, साइकिल ठीक करने वाले और लोहार के रूप में अपनी सेवाएं देते हैं। यहाँ कुछ दुकानदार एवं व्यापारी भी हैं। जो मुख्य गली है वह बाजार की तरह दिखती है। उसमें आपको तरह तरह की कई छोटी दुकानें दिखेंगी, जैसे चाय, सब्जी, कपड़े की दुकान तथा दो दुकानें बीज और खाद की। 4 दुकानें चाय की हैं, जहाँ टिफ़िन भी मिलता है। यहाँ टिफ़िन का मतलब है खाने पीने की हल्की फुल्की चीज़ें, जैसे सुबह इडली, डोसा व उपमा मिलता है और शाम के नाश्ते में बड़ा बोंडा व मैसूर पाक मिलता है। चाय की दुकान के पास एक कोने में एक लोहार का परिवार रहता है। उसके घर में ही लोहे की चीज़ें बनाने का काम होता है। बगल में साइकिल की मरम्मत की एक दुकान है, वहाँ साइकिल किराए पर मिलती है। गांव में 2 परिवार कपड़े धोकर अपनी आजीविका चलाते हैं। कुछ लोग पास के शहर में जाकर मकान बनाने और लॉरी चलाने का काम करते हैं। गांव छोटी छोटी पहाड़ियों से घिरा हुआ सिंचित जमीन पर मुख्यतः धान की खेती होती है। ज़्यादातर परिवार खेती के द्वारा अपनी आजीविका कमाते हैं। यहाँ आम और नारियल के काफ़ी बाग हैं। कपास, गन्ना और केला भी उगाया जाता है। आइए कुछ लोगों से मिलें जो कलपट्टू के खेतों में काम करते हैं और देखें कि हम उनकी आजीविका के बारे में क्या सीख सकते हैं। तुलसी। हम सब यहाँ रामलिंगम की ज़मीन पर काम करते हैं। उसके परिवार के पास कलपट्टू में 20 एकड़ धान के खेत हैं। शादी से पहले भी मैं मायके में धान के खेतों में ही मजदूरी करती थी। यहाँ मैं सुबह 8:30 से शाम 4:30 तक काम करती हूँ। रामलिंगन की पत्नी करुथम्मा काम की निगरानी करती है। साल में कुछ ही ऐसे मौके होते हैं जब मुझे नियमित रूप से मजदूरी मिलती है। यह उन मौक़ों में से एक है। मैं धान रोप रही हूँ। जब धान की फसल थोड़ी बढ़ जाएगी तो रामलिंगन हमें निराई के लिए और बाद में कटाई के लिए बुलाएगा। जब मैं कम उम्र की थी तो निराई कटाई का काम
आसानी से कर लेती थी, लेकिन अब जैसे जैसे उम्र हो रही है, मुझे झुककर काम करने के और देर तक पानी में पैर डुबाए रहने से तकलीफ होती है। रामलिंगम एक दिन का 40 रुपया मजदूरी देता है। मेरे गांव में मजदूरी के रेट से यह थोड़ा कम है, फिर भी मैं मजदूरी के लिए यहाँ आती हूँ। रामलिंगन पर मुझे भरोसा है कि काम होने पर वह मुझे ही बुलाएगा। बाकी लोगों की तरह वह आस पड़ोस के गांव में सस्ते मजदूर ढूंढने नहीं जाता। मेरा पति रमन भी एक मजदूर है। हमारे पास कोई ज़मीन नहीं है। साल के इन महीनों में वह खेतों में कीड़ों की दवाई छिड़कता है। जब खेतों में कोई काम नहीं मिलता तो उसे पास की खान में पत्थर या नदी से बालू ढोने का काम मिल जाता है। ये पत्थर और बालू पास के शहरों में मकान बनाने के लिए ट्रक से ले जाए जाते हैं। खेत में काम करने के अलावा मैं घर का सारा काम करती हूँ। मैं घर में सबके लिए खाना बनाती हूँ, कपड़े धोती हूँ, सफाई करती हूँ। दूसरी औरतों के साथ जाकर जंगल से लकड़ी भी लाती हूँ। गांव से करीब 1 किलोमीटर दूर बोरवेल है, जहाँ से पानी लेकर आती हूँ। मेरा पति घर का सामान जैसे साग सब्जी खरीदने में मेरी मदद करता है। यहाँ पर आपको कटाई, निराई, रोपाई, बीड़ा बनाने सभी के महीने दिए हुए हैं। मई, जून, जुलाई बीड़ा बनाना, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर निराई, नवंबर, दिसंबर, जनवरी कटाई। हमारी 2 बेटियां हमारे जीवन की खुशी हैं। दोनों ही स्कूल जाती हैं। पिछले साल एक बेटी बीमार पड़ गई थी तो उसे शहर के अस्पताल में ले जाना पड़ा। हमने इलाज के लिए रामलिंगन से उधार लिया था और उस उधार को चुकाने के लिए हमें अपनी गाय बेचनी पड़ी। जैसा कि आपने तुलसी की कहानी में पढ़ा, ग्रामीण इलाकों में गरीब परिवारों को बहुत सारा समय पानी और जलावन की लकड़ी लाने एवं जानवर चराने में बीतता है। इन कामों में कोई पैसा नहीं मिलता, लेकिन गरीब परिवारों में ये काम बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। वे मजदूरी से थोड़ा सा पैसा कमाते हैं, उससे गुजारा नहीं होता। घर चलाने और ज़िंदगी बसर करने के लिए इन कामों को करना पड़ता है। हमारे देश के ग्रामीण परिवारों में से करीब 40% खेतीहर मजदूर हैं। कुछ के पास ज़मीन के छोटे छोटे टुकड़े हैं, बाकी तुलसी की तरह भूमिहीन हैं। कई बार जब पूरे साल उन्हें काम नहीं मिल पाता तो मजबूरन काम की खोज में उन्हें दूर दराज इलाकों में जाना पड़ता है। इस तरह का पलायन कुछ विशेष मौसमों में ही होता है। शेखर, हमें यह धान अपने घर लेकर जाना है। मेरे परिवार ने अभी अभी फसलों की कटाई पूरी की है। हमारे पास बस 2 एकड़ ज़मीन है। हम अपने खेत का सारा काम खुद ही कर लेते हैं। मैं कई बार कटाई के समय दूसरे छोटे किसानों की मदद ले लेता हूँ और बदले में उनके खेतों में कटाई करवा देता हूँ। व्यापारी मुझे उधार पर बीज और खाद देता है। इसे चुकाने के लिए मुझे थोड़े कम दामों में उसे धान बेचना पड़ता है। अगर बाज़ार में बेचूं तो ज़्यादा पैसे मिल जाएंगे, लेकिन मुझे उधार भी तो चुकाना है। व्यापारी ने किसानों को याद दिलाने के लिए अपना एजेंट भेजा है कि जिन किसानों ने उधार लिया है वे उसी को अपना धान बेचें। मुझे अपने खेत से 60 बोरी धान मिलेगा। इनमें से कुछ से मैं अपना उधार चुका दूंगा, बाकी घर में लग जाएगा। लेकिन मेरे हिस्से में जो आता है वह सिर्फ 8 महीने तक ही चल पाता है, इसलिए मुझे और पैसा कमाने की ज़रूरत पड़ती है। इसके लिए मैं रामलिंगन की चावल की मिल में काम करता हूँ।
वहाँ मैं पड़ोसी गांव के किसानों से धान इकट्ठा करने में उसकी मदद करता हूँ। हमारे पास एक संकर गाय भी है, उसका दूध हम यहीं की सहकारी समिति में बेच देते हैं। इससे रोज के खर्चों के लिए थोड़ा सा और पैसा मिल जाता है। जैसा कि आपने ऊपर पढ़ा, कई बार शेखर जैसे किसान ज़रूरी चीज़ें खरीदने के लिए पैसा कर्ज लेते हैं। अक्सर ये पैसा बीज, खाद और कीटनाशक खरीदने के लिए साहूकार से कर लिया जाता है। अगर बीज अच्छी किस्म के नहीं होते या फसल को कीड़ा लग जाता है तो पूरी फसल बर्बाद हो सकती है। बारिश पूरी नहीं होने पर भी फसल खराब हो सकती है। ऐसी स्थिति में किसान अपना उधार नहीं चुका पाते। कई बार परिवार चलाने के लिए उन्हें और पैसा कर्ज के तौर पर लेना पड़ता है। जल्द ही कर्ज इतना बढ़ जाता है कि किसान कितना भी कमा ले वह उसे चुका नहीं पाता। इस स्थिति में कहते हैं कि किसान कर्ज तले दब गया। पिछले कुछ सालों में यह किसानों की विपदा का मुख्य कारण बन गया है। कई क्षेत्रों में किसानों ने कर्ज के बोझ से दबकर आत्महत्या कर ली है। रामलिंगम और करुथम्मा। जमीन के अलावा रामलिंगन के परिवार के पास एक चावल की मिल है और बीज व कीटनाशक बेचने के लिए दुकान है। चावल की मिल में उन्होंने कुछ अपना पैसा लगाया और थोड़ा सरकारी बैंक से कर्ज लिया था। ये वे कलपट्टू और आसपास के गांवों से ही धान खरीदते हैं। मिल का चावल आसपास के शहरों के व्यापारियों को बेचा जाता है। इससे उनकी अच्छी खासी कमाई हो जाती है। भारत के खेतिहर मजदूर और किसान। कलपट्टू गांव में तुलसी की तरह के खेतिहर मजदूर हैं। शेखर की तरह के छोटे छोटे किसान हैं। रामलिंगम जैसे बड़े किसान हैं। भारत में प्रत्येक 5 ग्रामीण परिवारों में से लगभग 2 परिवार खेतिहर मजदूर के हैं। ऐसे सभी परिवार अपनी कमाई के लिए दूसरे के खेतों पर निर्भर रहते हैं। इनमें से कई भूमिहीन और कईयों के पास जमीन के छोटे छोटे टुकड़े हैं। शेखर जैसे छोटे किसानों को लें तो उनकी ज़रूरतों के हिसाब से खेत बहुत ही छोटे पड़ते हैं। भारत के 80% किसानों की यही हालत है। जैसा भारत में केवल 20% किसान रामलिंगम जैसे बड़े किसानों की श्रेणी में आते हैं, ऐसे किसान गांव की अधिकतर ज़मीन पर खेती करते हैं। उनकी उपज का बहुत बड़ा भाग बाज़ार में बेचा जाता है। कई बड़े किसानों ने अन्य काम धंधे भी शुरू कर दिए हैं, जैसे दुकान चलाना, सूद पर पैसा देना, छोटी छोटी फैक्ट्री चलाना इत्यादि। हमने कलपट्टू में होने वाली खेती के बारे में पढ़ा। ग्रामीण क्षेत्रों में खेती के साथ साथ लोग जंगल की उपज और पशुओं आदि पर निर्भर रहते हैं। उदाहरण के लिए मध्य भारत के कुछ गांवों में खेती और जंगल की उपज दोनों ही आजीविका के महत्वपूर्ण साधन हैं। महुआ बीनने, तेंदू के पत्ते इकट्ठा करने, शहद निकालने और इन्हें व्यापारियों को बेचने जैसे काम अतिरिक्त आय में मदद करते हैं। इसी तरह सहकारी समिति को या पास के शहर के लोगों को दूध बेचना भी कई लोगों के लिए आजीविका कमाने का मुख्य साधन है। समुद्र तटीय इलाकों में हम देखते हैं कि पूरे के पूरे गांव मछली पकड़ने में लगे हुए हैं। आइए अरुणा और पारिवेलन के जीवन के बारे में पढ़कर मछली पकड़ने वाले एक परिवार के बारे में थोड़ा सा जानें। यह परिवार कलपट्टू के पास पुदुपेट नाम के गांव में रहता है। नागालैंड की सीढ़ी नुमा खेती। यह एक गांव है जिसका नाम है चिजामी। यह नागालैंड के फेक जिले में है। इस गांव में रहने वाले लोग चखेसंग समुदाय के हैं। वे सीढ़ी नुमा खेती करते हैं।
इसका मतलब है कि पहाड़ी की ढलाऊ ज़मीन को छोटे छोटे सपाट टुकड़ों में बांटा जाता है और उस ज़मीन की सीढ़ियों के रूप में बदल दिया जाता है। प्रत्येक सपाट टुकड़े के किनारों को ऊपर उठा देते हैं जिससे पानी भरा रह जाए। ये चावल की खेती के लिए सबसे अच्छा है। चिजामी के लोगों के पास अपने अपने खेत हैं, लेकिन वे इकट्ठे होकर एक दूसरे के खेतों में भी काम करते हैं। वे 6 से 8 लोगों का एक समूह बनाते हैं और इकट्ठे मिलकर पहाड़ के एक हिस्से पर घास पतवार साफ करते हैं। जब दिन का काम खत्म हो जाता है तो सारा समूह इकट्ठे बैठकर खाना खाता है। ऐसा कई दिनों तक चलता रहता है जब तक काम खत्म नहीं हो जाता। अरुणा और पारीबेलन। पुदुपेट कलपट्टू से ज़्यादा दूर नहीं है। यहाँ लोग मछली पकड़कर अपनी आजीविका चलाते हैं। उनके घर समुद्र के पास होते हैं और वहाँ चारों ओर जाल और कैटामरेन, मछुआरों की खास तरह की छोटी नाव की पंक्तियाँ दिखाई देती हैं। सुबह 7 बजे समुद्र किनारे बड़ी गहमा गहमी रहती है। इस समय सारे कैटामरेन मछलियाँ पकड़कर लौट आते हैं। मछली खरीदने और बेचने के लिए बहुत सारी औरतें इकट्ठी हो जाती हैं। मेरा पति पारीवेलन, मेरा भाई और जीजा आज बड़ी देर से लौटे। मैं बहुत परेशान हो गई थी। ये हमारे कैटामरेन में इकट्ठे ही समुद्र में जाते हैं। उन्होंने बताया कि आज वे तूफान में फंस गए थे। आज जो मछलियाँ पकड़ी गईं उनमें से मेरे परिवार के लिए कुछ मछलियाँ एक तरफ उठाकर रख दी, बाकी मैं नीलाम कर दूंगी। इस नीलामी से जो पैसा मुझे मिलता है वह 4 भागों में बट जाता है। 3 हिस्से उन 3 लोगों में बट जाते हैं जो मछली पकड़ने जाते हैं। बाकी एक हिस्सा उसे मिलता है जिसकी नाव और जाल वगैरह होते हैं। चूँकि जाल कैटामरेन और उसका इंजन हमारे हैं तो वह हिस्सा भी हमें ही मिल जाता है। हमने बैंक से उधार लेकर एक इंजन खरीदा है जो कैटामरेन में लगा हुआ है। इससे ये लोग समुद्र में दूर तक जा पाते हैं और ज़्यादा मछलियाँ मिल जाती हैं। नीलामी में जो औरतें यहाँ से मछलियाँ खरीदती हैं वे टोकरे भर भर कर पास के गांव में बेचने के लिए ले जाती हैं। कुछ व्यापारी भी हैं जो शहर की दुकानों के लिए मछलियाँ खरीदते हैं। मैं दोपहर 12 बजे तक की नीलामी का काम निपटा पाती हूँ। शाम को मेरा पति और बाकी रिश्तेदार मिलकर जाल को सुलझाते हैं और उसकी मरम्मत करते हैं। कल सुबह सुबह 2 बजे फिर से समुद्र की तरफ चल देंगे। हर साल मानसून के दौरान करीब 4 महीने तक वे समुद्र में नहीं जा पाते क्योंकि यह मछलियों के प्रजनन का समय होता है। इन महीनों में हम व्यापारी से उधार लेकर अपना गुजारा चलाते हैं। इस कारण बाद में हमें मजबूरी में उसी व्यापारी को मछली बेचनी पड़ती है और हम खुद खुली नीलामी नहीं कर पाते। वे खाली महीने काटना सबसे मुश्किल होता है। पिछले साल सुनामी के कारण हमारा बड़ा नुकसान हुआ। स्थानीय बाजार में मछलियाँ बेचती हुई मछुआरे। ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के साधन। ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अपनी आय विभिन्न तरीकों से कमाते हैं। कुछ खेती बाड़ी का काम करते हैं और कुछ अन्य काम करके अपनी आजीविका चलाते हैं। खेती में कई तरह के काम शामिल हैं, जैसे खेत तैयार करना, रोपाई, बुवाई, निराई और कटाई। फसल अच्छी हो इसके लिए हम प्रकृति पर निर्भर हैं। इस तरह जीवन ऋतुओं के इर्द गिर्द ही चलता है। बुआई और कटाई के समय लोग काफ़ी व्यस्त रहते हैं और दूसरे समय काम का बोझ कम रहता है। देश के अलग अलग क्षेत्रों में ग्रामीण लोग अलग अलग तरह की फसलें उगाते हैं, फिर भी हम उनके जीवन की परिस्थितियों में और उनकी समस्याओं में काफ़ी समानताएं पाते हैं। लोग कैसे ज़िंदगी बसर करते हैं और कितना कमा पाते हैं, यह सब
इस बात पर निर्भर करता है कि वे जिस ज़मीन को जोतते हैं वह कैसी हो। कई लोग उस ज़मीन पर मज़दूरों के रूप में निर्भर हैं। ज़्यादातर किसान अपनी ज़रूरतों का पूरा करने और बाज़ार में बेचने के लिए भी फसलें उगाते हैं। कुछ किसानों को अपनी फसल उन व्यापारियों को बेचनी पड़ती है जिनसे वे पैसा उधार लेते हैं। गुजर बसर करने के लिए कई परिवारों को काम की खातिर उधार लेना पड़ता है या फिर तब लेना पड़ता है जब उनके पास कोई काम नहीं रहता। ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ परिवार ऐसे हैं जो बड़ी बड़ी ज़मीनों, व्यापार और अन्य काम धंधों पर फल फूल रहे हैं। फिर भी ज़्यादातर छोटे किसानों, खेतिहर मजदूरों, मछली पकड़ने वाले परिवारों और गांव में हस्तशिल्प का काम करने वाले लोगों को पूरे साल रोजगार नहीं मिल पाता। थैंक यू।